तो आज का टॉपिक है स्ट्रिंग। तो पहले देखना है कि स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। पाइथन में हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रिंग। एंड सेकेंड टॉपिक है स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग रिलेटेड जितना फंक्शंस है सभी हम डिटेल्स में देखूंगा। तो पहले क्रिएटिंग स्ट्रिंग। तो पाइथन में हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट तो यह है कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर स्ट्रिंग एक बार क्रिएट कर दूं तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो पहले स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इसका प्रॉपर्टीज को डिटेल्स में देखेंगे। तो पाइथन में हम 3 वेज में स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज इन पाइथन we can create a string in 3 ways. तो पहला है नंबर 1 using single quotation, okay, single quote, and number 2 using double quotation, double quote, and number 3 using triple quotation. Okay. तो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, इन 3 वेज में हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप देखना है कि इस तीनों का डिफरेंस क्या है। okay. तो पहले हम सिंगल कोट से स्ट्रिंग बनाता हूँ। एक वेरिएबल ले लिया s और इक्वल टू देकर लिखता हूँ सिंगल कोट के अंदर पाइथन इज नाइस। ओके। तो अब ये होगा सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अगर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन से हम स्ट्रिंग बनाओ तो वो होगा सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, दैट इज फॉर 1 and 2 जो टेक्निक बताया, इसमें हम वी कैन क्रिएट सिंगल लाइन स्ट्रिंग। और ये जो ट्रिपल कोटेशन है, इससे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकता हूँ। दैट इज वी कैन क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो अब डिटेल्स में देखता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिंगल जो कोटेशन है, इससे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं बना सकता हूँ। मतलब अगर यहाँ पर एंटर दे दूँ तो क्या होगा, हम तो अभी पाइचम यूज कर रहा हूँ। पाइचम क्या करता है, ऑटोमेटिकली सभी लाइन का एंड में एक बैकस्लैश दे देता है। ओके, ये पाइचम ऑटोमेटिक कर देगा। हम यहाँ देख रहा हूँ ये लाइन का एंड में एक बैकस्लैश दे दिया। ओके, लेकिन अगर कोई दूसरा एडिटर यूज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक नहीं करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें, तो पाइथन अगर विजुअल स्टूडियो में कर रहा हूँ, ये विजुअल स्टूडियो अभी लोड कर रहा हूँ। ओके, तो विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेटिक ये बैकस्लैश पाइथन नहीं देगा। ओके, ये विजुअल स्टूडियो कोड लोड हो गया। ओके, तो हम अगर यहाँ पर किसी वेरिएबल में से x इक्वल टू लिख रहा हूँ कि पाइथन इज नाइस, तो अगर हम पाइथन के बाद एक एंटर दे दूं ओके, तो ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड कुछ बैकस्लैश ऐसा कुछ नहीं दे रहा है। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली कोई बैकस्लैश नहीं देता है, हमको देना पड़ेगा। ये जो एरर दे दिया, ओके, हर लाइन पे ये एरर आ रहा है, बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। ओके, ऐसा कुछ बोल रहा है, मतलब ये अभी एरर है।
अगर इसको चलाऊं तो इमीडिएटली ये एरर देगा। ओके, तो इसको बंद कर दूं। ओके, इसको सेव कर दिया। ओके, ये बोल रहा है कि एरर दैट इज सिंटैक्स एरर के अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ओके, डिटेक्टेड एट लाइन 1। यह अभी एरर दे रहा है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? तो हर लाइन पे हमको एक बैक स्लैश देना पड़ेगा। ओके, इस लाइन पे बैक स्लैश, और इस लाइन पे, और इसके बाद इस लाइन पे, और यहाँ पर। ओके, अब ठीक हो गया। ओके, अभी ये ऑरेंज कलर का हो गया, मतलब ये अभी ठीक है। तो अगर इसको चलाऊं, इसको सेव कर दिया, और अगर ये x का वैल्यू डिस्प्ले करूं, प्रिंट x, तो क्या ये मल्टी लाइन दिखाएगा? हमने डिफरेंट लाइन पे ये लिखा है। ओके, ये बैक स्लैश देकर हमने डिफरेंट लाइन पे ये लिखा है, तो क्या ये मल्टी लाइन हो गया? आंसर इज नो, ये मल्टी लाइन नहीं हुआ है। अगर इसको डिस्प्ले करूं, ये सेम लाइन पे ही दिखाएगा। ओके, इसको रन करता हूँ, ये सेम लाइन पे दिखा रहा है। ओके, हमने ये जो पहले स्पेस दिया, इसके लिए स्पेस आ गया, हम इसको स्पेस को डिलीट कर सकता हूँ। ओके, स्पेस को अभी डिलीट कर दिया, तो अब ये स्पेस को भी वो नहीं दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ पर थोड़ा इसमें स्पेस होगा, इसके लिए ये स्पेस आ रहा है। ओके, और फिर से दिखाना है, अभी कोई स्पेस नहीं है। ओके, पाइथन इज नाइस, बीच में कोई स्पेस नहीं। तो इसका यही मतलब है, अगर सिंगल कोट से और डबल कोट्स में भी ऐसा ही होगा कि अगर हम मल्टी लाइन में एडिटर में लिखना चाहता हूँ, या मल्टी लाइन तो होगा नहीं, अगर एडिटर में डिफरेंट लाइन पे लिखना चाहता हूँ, तो हर लाइन का एंड में एक बैक स्लैश देना पड़ेगा। ओके, तो ये है एडिटर में लिखने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। वो दिखाएगा तो एक ही लाइन पे, मतलब सिंगल कोट और डबल कोट में हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं लिख सकता। ओके, तो अगर डबल कोट में भी लिखूँ, एक ही बात होगा। यहाँ पर अगर डबल कोट में भी कर दूँ, इसमें डबल कोट दे दिया है, और पाइथन, और एंटर दिया है, इज ओके, एंटर, नाइस। तो अभी भी सेम एरर आ रहा है, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड। ओके, स्ट्रिंग लिटरल टर्मिनेट नहीं हुआ है, वो बोल रहा है। तो अभी भी यहाँ पर हर लाइन के एंड में बैक स्लैश देना होगा, तभी ये ठीक होगा। और ये भी मल्टी लाइन नहीं हुआ है, सिर्फ एडिटर में दिखाने के लिए हम बैक स्लैश देकर मल्टी लाइन कर रहा हूँ। ये अल्टीमेटली है सिंगल लाइन। ओके, अगर इसको चलाऊं, एक ही बात है, सेम लाइन पे ही आ रहा है। ओके, तो अगर हम सचमुच इसको मल्टी लाइन बनाना चाहता हूँ, तो हमको जो थर्ड वे, दैट इज ट्रिपल कोटेशन यूज करना होगा। ओके, तो पाइथन में ये बैक स्लैश तो वो ऑटोमेटिक दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डबल कोट्स देकर हमने अगर बोलूँ कि पाइथन, ओके, एंटर देने से ये बैक स्लैश यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, और इज एंटर, नाइस। ओके, अगर यहाँ पर भी हम प्रिंट करके एस का वैल्यू दिखाऊं, तो वो भी सेम लाइन पे ही दिखाएगा। ओके, सेम लाइन पे दिखा दिया। तो लेकिन अगर हम सचमुच इसको मल्टी लाइन बनाना चाहता हूँ, तब हमको ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन, दैट इज ट्रिपल कोटेशन, यही यूज करना होगा। तो अब हम तो ट्रिपल कोटेशन, ये सिंगल डबल दो ही यूज कर सकता हूँ, मतलब ट्रिपल सिंगल कोटेशन और ट्रिपल डबल कोटेशन, ये दोनों को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ट्रिपल कोटेशन कर दिया, दैट इज पाइथन, एंटर। अब हम जितना चाहे एंटर दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाइथन इज नाइस। ओके, तो हम जहाँ पर चाहूँ लिख सकता हूँ, कोई बैकस्लैश का ज़रूरत नहीं। तो यह अभी सचमुच मल्टी लाइन ही हो गया। इसको अगर चलाऊँ, अभी यह मल्टी लाइन हो गया। ओके,
तो यही है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो किसी का ये मिसकंसेप्शन है कि ये एक कमेंट है। ओके, मतलब अगर हमने ये नहीं दिखाया और कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं किया तो सभी समझता है कि ये कोई कमेंट है, मल्टीलाइन कमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर ये एस हटा दिया हमने और ये प्रिंट को भी हटा दिया तो ये तो डिस्प्ले नहीं होगा। अगर इसको चलाऊं ये डिस्प्ले नहीं होगा, कोई आउटपुट नहीं, तो सभी समझता है कि ये एक कमेंट हो गया, तो मल्टीलाइन कमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मल्टीलाइन कमेंट नहीं है। पाइथन में मल्टीलाइन कमेंट बोलकर कुछ नहीं होता है। पाइथन में जो है वो सिंगल लाइन ही कमेंट होता है। तो ये कोई कमेंट नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? ओके, तो हम अभी दिखाता हूँ कि ये जो कमेंट नहीं है हम बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ क्या है। तो कमेंट वही होता है जो हम जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, मतलब ये जो हैश देकर ये जो लाइन हमने लिखा है ये सब कमेंट है। तो कमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, हम वो जहाँ पर चाहूँ लिख सकता हूँ। मतलब अगर इसको हमने स्पेस देकर यहाँ पर कर दिया, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं होगा। तो इसी लाइन को भी अगर यहाँ पर हटा दिया, मूव कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये जो स्ट्रिंग हमने लिखा या अगर राइट साइड में मूव कर दिया तो क्या चलेगा? आंसर इज नो, ये नहीं चलेगा। अगर इसको स्पेस दे दिया तो इमीडिएटली एरर देगा। तो ये एरर देगा इंडेंटेशन एरर, ये ऑलरेडी दे दिया है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट बोल रहा है। अगर इसको रन भी करूं तो भी एरर देगा इंडेंटेशन एरर। तो यही प्रूफ करता है कि ये कोई कमेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग ही है जो हमको इंडेंटेशन का जो रूल उसको फॉलो करके ही लिखना है। मतलब हर टॉप लेवल लाइन लिखना होगा कॉलम नंबर 1 से। ओके, हम तो जानते हैं पाइथन का जो इंडेंटेशन रूल है कि हर टॉप लेवल लाइन को हमको कॉलम नंबर 1 से ही शुरू करना है। तो अभी ये जो लाइन हमने शुरू किया ये कॉलम नंबर 11 से, ये कॉलम नंबर 3 से शुरू किया है। तो लेकिन हमको शुरू करना है कॉलम नंबर 1 से, और इसको हम कॉलम नंबर 1 कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसमें यही प्रूफ हुआ कि पाइथन में सिर्फ एक ही टाइप का कमेंट होता है, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट, और वो हैश देकर ही स्टार्ट होता है। ओके ओके, तो अब सवाल है कि हम ये जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ट्रिपल कोट से तो हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ये तो एक एडवांटेज है। तो और भी हम एक जगह में मल्टी लाइन मतलब ये ट्रिपल कोटेशन यूज़ कर सकता हूँ। तो वो क्या कि सपोज हमको बोला गया कि ऐसा लिखना होगा कि एस इक्वल टू, अब सिंगल कोट यूज़ करता हूँ पहले, दिस इज पाइथन, और ये पाइथन को एक कोटेशन के अंदर रखना होगा। ओके, तो अब कौन सा कोटेशन देना है हमको? तो हमने बाहर में तो सिंगल कोटेशन दिया है, और अंदर में कौन सा कोटेशन दे सकता हूँ? अंदर में भी क्या सिंगल कोटेशन अलाउड है? तो अगर हमने अंदर में भी सिंगल कोटेशन दे दिया तो वो एरर देगा। ओके, मतलब सिंगल कोटेशन के अंदर 2 सिंगल कोट हम नहीं लिख सकता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो अगर हमने ऐसा लिख दिया तो पाइथन क्या समझ रहा है कि ये जो पहला सिंगल कोटेशन इसमें से शुरू करके ये जो यहाँ पर जो कोटेशन ख़त्म हो रहा है, तो ये दिस इज, ये पहला 2 कोटेशन के अंदर हो गया, और लास्ट में जो 2 कोटेशन है ये और एक स्ट्रिंग हो गया, और बीच में जो पाइथन ये बाहर चला गया। ओके, ये किसी कोटेशन के अंदर नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हो गया कि ये जो पाइथन जो वर्ड ये किसी कोटेशन के अंदर नहीं है, ये कोटेशन का बाहर चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए हम सिंगल कोटेशन के अंदर और एक दूसरा सिंगल कोटेशन नहीं दे सकता हूँ। ओके,
और उल्टा भी होगा, अगर हमने से बाहर में डबल कोटेशन दे दिया और अंदर में भी अगर डबल कोटेशन देना चाहता हूँ तभी नहीं होगा, सेम प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम। ये जो पहला दो कोटेशन ये एक स्ट्रिंग हो गया और लास्ट का जो दो कोटेशन ये एक दूसरा स्ट्रिंग हो गया और बीच में ये पाइथन कोटेशन का बाहर चला गया। मतलब हम एक कोटेशन के अंदर वही कोटेशन दोबारा यूज नहीं कर सकता, यही है यहाँ पर पॉइंट। तो मतलब हमको उल्टा कोटेशन यूज करना होगा, मतलब डबल कोटेशन के अंदर हम सिंगल कोटेशन दे सकता हूँ और सिंगल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन दे सकता हूँ, वाइस वर्सा। मतलब हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर अभी सिंगल कोटेशन यूज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ठीक है, अब ये हम सही तरीके से दिखा सकता हूँ, ये पाइथन कोटेशन में चला आएगा। ओके, दिस इज पाइथन, पाइथन एक कोटेशन के अंदर हो गया। और उल्टा भी कर सकता हूँ, अगर बाहर में सिंगल कोटेशन दिया ओके और अंदर में हम डबल कोटेशन दे सकता हूँ, यहाँ पर डबल कोटेशन और यहाँ पर भी डबल कोटेशन, तो अब पाइथन डबल कोटेशन के अंदर आएगा। ओके, अब पाइथन डबल कोटेशन में हो गया। तो इसको हम और भी एक तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब अगर हम सेम कोटेशन के अंदर सेम कोटेशन यूज़ करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो करना होगा, तो हमको एक बैकस्लैश देकर ये कोटेशन बोलना होगा। ओके, यहाँ पर भी बैकस्लैश कोटेशन, तो ये बैकस्लैश को हम एस्केप सीक्वेंस बोलता हूँ, तो ये एस्केप सीक्वेंस देकर हम ये कोटेशन बोल सकता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी कोटेशन आ जाएगा। और डबल कोटेशन के लिए भी एक ही रूल, दैट इज हम अगर डबल कोटेशन के अंदर भी और एक डबल कोटेशन बोलना चाहता हूँ तो हम बैकस्लैश देकर वो बोल सकता हूँ, बैकस्लैश डबल कोटेशन। ओके, तो अभी पॉसिबल है, ये डबल कोटेशन में पाइथन चलाया। ओके, और अगर बैकस्लैश नहीं देना चाहता हूँ तो हमको रिवर्स जो बोला है, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज करना होगा। तो अब हमको ऐसा बोला गया कि सिंगल एंड डबल दोनों कोट ही यूज करना होगा एक साथ, तो वो भी हम बैकस्लैश के साथ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मतलब हमको ऐसा बोला गया कि ऐसा लिखना होगा कि दिस इज सिंगल कोट में रहेगा से जावा एंड डबल कोट्स के अंदर पाइथन। ओके, ये दोनों कोटेशन एक साथ यूज करना होगा। ओके, तो वो भी हम बैकस्लैश में जो हम जो दिखाया वैसा ही कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर बैकस्लैश यूज हम नहीं करना चाहता हूँ तो हमको ट्रिपल कोटेशन यूज करना होगा। तो हम अब ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्रिपल कोटेशन दिस इज और सिंगल कोटेशन जावा एंड डबल कोटेशन पाइथन। तो यहाँ पर कोई बैकस्लैश यूज करने का जरूरत नहीं और ट्रिपल कोटेशन क्लोज कर दिया। तो यही है ट्रिपल कोटेशन का एडवांटेज। ओके, तो यहाँ पर कोई बैकस्लैश यूज करने का जरूरत नहीं, हम दो टाइप का कोटेशन सिंगल एंड डबल दोनों ही एक साथ यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर से ऐसा बोल दिया कि बाहर में दिया ट्रिपल कोटेशन एंड दिस इज कोटेशन जावा एंड डबल कोटेशन में पाइथन और ट्रिपल कोटेशन बंद कर दिया। ओके, और अगर इसको दिखाऊं तो दिस इज जावा एंड पाइथन, दो टाइप का कोटेशन हम एक साथ यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमने कुछ तरीका दिखाया, तो जो जिसका पसंद है तो वो वैसा यूज कर सकता है, बैकस्लैश देकर भी कर सकता हूँ और ट्रिपल कोटेशन यूज करके भी कर सकता हूँ। ओके, तो अब तो हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया है
और एक बार हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया तो वो इम्यूटेबल हो जाएगा, मतलब ये हम चेंज नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो अभी तो सभी कहेगा कि अगर चेंज ही नहीं कर सकता हूँ तो हमारा काम कैसे होगा। ओके, तो चेंज तो करना ही होगा। तो वो कैसे होगा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जब भी चेंज करना चाहूँगा पाइथन एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, मतलब स्ट्रिंग तो ऐसे है इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, लेकिन मतलब हम एक बार क्रिएट अगर कर दिया तो वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर चेंज करना चाहता हूँ, दैट मीन्स once it is created it cannot be changed, तो अगर चेंज करना चाहता हूँ तो पाइथन क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, दैट इज if we try to change then पाइथन क्या करेगा, पाइथन will create a new string object, ओके। तो अब इसको अच्छी तरह से देख लो ये कैसे हो रहा है। तो इसका मतलब दैट इज हम एक यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ, दैट इज s इक्वल टू पाइथन। तो एक बार इसको बना दिया तो इसको हम चेंज नहीं कर सकता। तो सपोज अब हम लिख रहा हूँ कि s इक्वल टू s प्लस कोटेशन में इज नाइस। ओके, मतलब ये प्लस ऑपरेटर से हम किसी भी दो स्ट्रिंग को जोड़ सकता हूँ। तो पाइथन इज नाइस ऐसा हम करना चाहता हूँ। ओके, तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाइथन मतलब स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल, इसके साथ और भी कुछ मॉडिफिकेशन हम अभी नहीं कर सकता। तो लेकिन ये अभी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, मतलब अगर हमने प्रिंट एस करूं तो वो पाइथन इज नाइस दिखा देगा। अगर दिखाऊं ये पाइथन इज नाइस हो गया। तो ये कैसे हुआ है, तो यहाँ पर जो हो रहा है, तो हमने ऐसा लिखा है एस इक्वल टू पाइथन एंड एस इक्वल टू एस प्लस इज नाइस। तो पहला जो लाइन इसके लिए पाइथन एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर है पाइथन और इस ऑब्जेक्ट का से एड्रेस इज 1000 और इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है मतलब 1000, मतलब एस अभी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो अब सेकेंड लाइन में आया और एस के साथ वो इज नाइस ऐड करने का कोशिश की, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल, इसके साथ हम तो कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो पाइथन क्या करेगा, सिंपली एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा और इसके अंदर रहेगा पाइथन इज नाइस। ओके, और इसका एड्रेस भी डिफरेंट होगा, मतलब 2000। ओके, और ये 2000 हम कहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, ये एस के अंदर, मतलब एस का जो पहला जो एड्रेस था ये रिमूव हो जाएगा और अभी क्या रहेगा 2000, मतलब एस अभी ये नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ओके, और पहला जो लिंक था ये अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये अभी रिमूव हो जाएगा। ओके, ये रिमूव हो गया, मतलब पहले का जो ऑब्जेक्ट इसका कोई अभी रेफरेंस नहीं है। ओके, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, मतलब पहला ऑब्जेक्ट अभी एलिजिबल हो गया किसके लिए ना, गार्बेज कलेक्शन के लिए, एलिजिबल फॉर जीसी, मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन जो है ये इसको मेमोरी से डिलीट कर देगा, इसको अभी कोई ज़रूरत नहीं है,
हमको तो ज़रूरत है ये नया ऑब्जेक्ट का, पाइथन इज़ नाइस, इसीलिए तो हमने ये बनाया। पहले का ऑब्जेक्ट का तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए वो मेमोरी से इसको रिमूव कर देगा। ओके, तो हम इसका प्रूफ देखना चाहता हूँ कि ऐसा सचमुच हो रहा है या नहीं। ओके, तो ये कैसे पता करूँगा? तो वेरी सिंपल, तो पहले जब ए इक्वल टू पाइथन है तो हम इसका जो आईडी इसको दिखाऊंगा, दैट इज आईडी ऑफ एस, और इसके बाद फिर से एस का आईडी हम चेक करूंगा। इस पर एक मैसेज दे दिया, दैट इज बिफोर चेंज। ओके, और नीचे में और एक बार फिर मैसेज दे दूंगा, दैट इज आफ्टर चेंज आईडी ऑफ एस। तो आप देख रहा हूँ इसका आईडी क्या दिखा रहा है। तो पहले का आईडी दिखा रहा है ये जो 512 से ख़त्म हो रहा है बिफोर चेंज, और नेक्स्ट टाइम आफ्टर चेंज दिखा रहा है ये 208 से ख़त्म हो रहा है। मतलब आईडी चेंज हो गया, मतलब एड्रेस भी चेंज हो गया। तो यही प्रूफ करता है कि यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बन चुका है, पहला ऑब्जेक्ट अभी गार्बेज कलेक्शन हो गया। ओके, तो इसीलिए इसका यही मतलब है कि जब भी हम स्ट्रिंग में कुछ मॉडिफाई करूँगा तभी नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, हमको कुछ नज़र में नहीं आएगा, मतलब हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि अंदर में क्या हो रहा है, तो अंदर में पाइथन एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। तो इसीलिए स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ओके, तो लेकिन हमारा कोई हेडेक नहीं, नया ऑब्जेक्ट बनेगा हर चेंज के लिए और हमको कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, तो अब देखना है स्ट्रिंग का जो फंक्शंस, ये स्ट्रिंग का फंडामेंटल। तो किसी का कोई डाउट है अभी तक? एनी डाउट? ओके, तो अब देखना है स्ट्रिंग का फंक्शंस। तो लिस्ट में जैसा कुछ फंक्शंस था, स्ट्रिंग का भी बहुत सारे फंक्शंस है, तो उसको भी हमको डिटेल्स में जानना है, तभी हम अच्छी तरह से प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है कैपिटलाइज। तो ये फंक्शन हमको कैसे मिलेगा? तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग को बनाऊंगा, से यहाँ पर बना दिया पाइथन, तभी हम एस देकर अगर डॉट दूं तभी ये फंक्शन हमको मिल जाएगा, और ये एंड में str दिखा रहा है, इसका मतलब है ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो पहला फंक्शन यहाँ पर जो है दैट इज कैपिटलाइज। तो इसका काम है स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर इसको अपर केस में कन्वर्ट करना। ओके, पहला कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट होगा, मतलब अगर s डॉट कैपिटलाइज करूं, ये पाइथन का जो p ये कैपिटल हो जाएगा। तो लेकिन हम तो जानता हूं कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, ये कैपिटल कैसे होगा? तो ये s डॉट कैपिटलाइज हमने कॉल कर दिया, और अगर प्रिंट s करूं तो वो क्या दिखाएगा? ये पहला p क्या कैपिटल हो जाएगा? कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल, एक बार अगर बना दिया तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कैपिटल नहीं होगा। अगर इसको चलाऊं, ये कैपिटल नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, एक बार अगर क्रिएट कर दिया वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो तब ये चेंज कैसे होगा? हम तो अभी चेंज करना ही चाहता हूँ, चेंज कैसे होगा? तो ये जो कैपिटलाइज फंक्शन ये क्या करता है, ये जो नया स्ट्रिंग मतलब कैपिटल करके जो नया स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न करता है। हम अगर इसको डेफिनेशन में देखूं, ये जो डेफ देकर ये दिखा रहा है कि फंक्शन का डेफिनेशन, तो एरो देकर स्ट्रिंग बोल रहा है, और नीचे लिखा है कि रिटर्न ए कैपिटलाइज वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो ये जो कैपिटलाइज वर्जन होगा, ओके, मॉडिफाई करके वो मॉडिफिकेशन को लेकर एक नया स्ट्रिंग बनाएगा और उसको रिटर्न करेगा।
ओके। और वो जो रिटर्न कर रहा है उसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, वो जो रिटर्न कर रहा है, तभी चेंज हमको दिखाई देगा, अदरवाइज चेंज नहीं दिखाई देगा। और हम इस ये प्रिंट के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, तभी दिखाई तो देगा, लेकिन चेंज परमानेंट नहीं होगा। ये हम प्रिंट के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, मतलब ये हम दे सकता हूँ कि प्रिंट के अंदर ऐसा करके, तो ये भी चलेगा। तो इसी लाइन के लिए हमको चेंज दिखाई देगा, लेकिन लाइन नंबर 3 में हमको चेंज नहीं दिखाई देगा, वो पुराना स्ट्रिंग ही हमको दिखाई देगा। सिर्फ लाइन नंबर 2 में चेंज दिखाई देगा। अगर इसको चलाऊं तो लाइन नंबर 2 के लिए कैपिटल होगा पहला कैरेक्टर, और लाइन नंबर 3 के लिए पुराना पाइथन ही दिखा रहा है। ओके, इसका मतलब ओरिजिनल जो स्ट्रिंग वो चेंज नहीं हुआ है। तो अगर हमको ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज करना है तो हमको ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तभी चेंज होगा। मतलब हम अभी यहाँ पर लिख सकता हूँ कि s2 इक्वल टू एस डॉट कैपिटलाइज, तब ये चेंज होगा s2 में, s में चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब अगर हमने s को दिखाऊँ अभी, ओके, s इक्वल टू एस एंड s को कॉपी करके s2 इक्वल्स टू s2, तब चेंज कहाँ पर होगा? s2 में चेंज होगा, s में नहीं। तो अगर इसको चला, ये s2 में चेंज होगा, कैपिटल जो पहला p वो कैपिटल हो गया, और s में कोई चेंज नहीं होगा, ये ओरिजिनल जो था वैसा ही रहेगा। ओके, तो अगर हम चाहूँ तो ओरिजिनल जो स्ट्रिंग उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो हमने पहले जो किया था पहले एग्जाम्पल में, कि ये जो एग्जाम्पल दिखा था कि s इक्वल टू एस प्लस इज नाइस, ऐसा ही हम कर सकता हूँ यहाँ पर कि s इक्वल टू एस डॉट कैपिटलाइज। ओके, ऐसा करने से ओरिजिनल स्ट्रिंग ही चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो रिटर्न कर रहा है नया स्ट्रिंग, यह हम पुराना s के अंदर ही रख रहा हूँ। ओके, अब यह पुराना स्ट्रिंग ही चेंज हो जाएगा, मतलब अभी ये कैपिटल जो पहला p ये कैपिटल हो गया। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट किसी का? ओके, तो मतलब जो जो फंक्शन कुछ चेंज कर रहा है, स्ट्रिंग का जो जो फंक्शन किसी भी तरीका का चेंज कर रहा है, तभी हमको अगर चेंज को परमानेंट करना है तो वो जो रिटर्न कर रहा है, जो स्ट्रिंग और रिटर्न कर रहा है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो चाहे तो हम ओरिजिनल स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, और चाहे नया स्ट्रिंग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ, जो हम चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल जो स्ट्रिंग वेरिएबल इसके अंदर ही स्टोर कर दिया, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही मॉडिफाई हो जाएगा। तो अगर हम चाहता हूँ कि ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करना है, तो हम यहाँ पर नया वेरिएबल बोल दूंगा, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग भी रहेगा, नया स्ट्रिंग भी रहेगा। ओके ओके, तो ये होगा कैपिटलाइज। और इसका जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज केस फोल्ड, तो ये फंक्शन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसके एक ऑल्टरनेटिव भी है। इसका काम है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना। तो हम लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए और भी एक फंक्शन है दैट इज़ लोअर, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो हम इसको, ये भी स्ट्रिंग में चेंज कर रहा है, मतलब ये लोअर केस कर रहा है, मतलब ये भी अगर हम चेंज को परमानेंट करना चाहता हूँ तो इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, दैट इज s इक्वल टू s डॉट केस फोल्ड। ओके ओके, s डॉट केस फोल्ड, मतलब ये स्ट्रिंग लोअर केस हो जाएगा। अभी तो ये लोअर केस भी है, तो अगर इसको अगर से कैपिटल कर दूं, और मिक्स्ड केस भी कर सकता हूँ, यहाँ पर p एंड t को कैपिटल कर दिया,
तो ये पूरा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ओके, अगर इसको चला ये पूरा स्मॉल लेटर में हो गया। तो लेकिन हमें ये चेंज को किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तो अभी ये चेंज हमको दिखाई देगा। ओके, अदरवाइज अगर सिर्फ एस डॉट केस फोल्ड करके छोड़ दिया तो किसी भी चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर किसी भी चेंज नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, तो अब एस इक्वल टू एस डॉट केस फोल्ड, ये केस फोल्ड हम यूज़ नहीं करता हूँ, इसके जगह और भी एक फंक्शन है दैट इज एस डॉट लोअर। तो यही याद रखने के लिए अच्छा है। तो ये लोअर केस हो जाएगा, दैट इज ये लोअर केस हो गया। ओके, और इसका उल्टा भी है दैट इज अपर। तो अगर एस डॉट अपर कर दूं तो ये अपर केस हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा अपर केस हो जाएगा, पूरा अपर केस हो गया। दैट इज अपर करने के लिए अपर फंक्शन एंड लोअर केस करने के लिए लोअर फंक्शन। ओके, और नेक्स्ट जो फंक्शन दैट इज काउंट। तो ये फंक्शन तो लिस्ट में भी था, लिस्ट के अंदर जो जो आइटम वो कितने बार करके है इसको काउंट करने के लिए था काउंट। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग में भी ऐसा ही होगा, स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर को हम काउंट कर सकता हूँ। ओके, और स्पेसिफिक करके बोल भी सकता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर को काउंट करना है। ओके, तो इसका मतलब अगर हम ऐसा बोला, ये तो कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर कॉल कर सकता हूँ, दैट इज एस डॉट काउंट, और इसके अंदर बोलना है कि एस टी आर। ओके, एक पैरामीटर देना होगा कि कौन सा कैरेक्टर हम काउंट करना चाहता हूँ। ओके, तो स्पेसिफाई करके हमको बोल देना है। तो दैट मीन्स ये बोलना है, आइदर सिंगल कोट के अंदर बोल सकता हूँ और डबल कोट्स के अंदर और ट्रिपल कोट्स, कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डबल कोट्स के अंदर बोल दिया कि पी। तो यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है। ओके, जो केस में बोला है वही केस में बोलना पड़ेगा। मतलब पी तो स्मॉल लेटर में दिया है, तो यहाँ पर तो किसी भी स्मॉल लेटर पी नहीं है, तो अभी ये ज़ीरो रिटर्न करेगा, मतलब ये ज़ीरो टाइम्स है। ओके, ये ज़ीरो दिखा रहा है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो अभी ये स्मॉल केस में देता हूँ, ये पाइथन इज ओके इज नाइस कर दिया। तो पाइथन तो एक ही बार है, मतलब पी तो एक ही बार है, तो ये 1 दिखाएगा अभी, दैट इज 1। तो एन 2 बार है और आई भी 2 बार है, तो अगर एन कर दूं तो ये 2 दिखाएगा, दैट इज 2। ओके, तो ऐसा करके हम हर लेटर को काउंट करना चाहता हूँ। ये तो एक एक बार करके हो रहा है, तो हम क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर हर जो कैरेक्टर है सभी कैरेक्टर कितने बार करके है यह हम दिखाना चाहता हूँ, जो हमने पिछले क्लास में किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हम करना चाहता हूँ दैट इज एक हेडिंग दूंगा, दैट इज से लेटर। ओके, और टैब देकर से फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसके नीचे हर कैरेक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, मतलब पहला है पी, यह 1, और सेकेंड इज वाई, ये भी 1, और इसके बाद है टी, ये भी 1। ओके, ऐसा करके वो दिखाता रहेगा। तो हमने पिछले प्रोग्राम जैसे किया था वैसा ही करूँगा यहाँ पर, कि अगर हमने डायरेक्टली कर दिया ये तो दोबारा करके दिखाएगा, मतलब जो जो कैरेक्टर दोबारा करके है, मतलब आई एन, इसके लिए वो दोबारा दिखाएगा। ओके, तो इसको करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे। ओके, दैट इज फॉर आई इन एस। ओके, तो ये स्ट्रिंग तो इटरेबल है, हम फॉर लूप से इसको चला सकता हूँ। ओके, तो फॉर आई इन एस हम प्रिंट कर सकता हूँ आई, मतलब हर इटरेशन में एक एक कैरेक्टर ये आई में आएगा और आई को वो दिखाएगा, मतलब हर लाइन पे एक कैरेक्टर आएगा।
हर कैरेक्टर को दिखा दियो। पाइथन इज नाइस। तो अभी हर कैरेक्टर को काउंट करना है। ओके, तो पहले हम एक हेडिंग को दे दूंगा, दैट इज प्रिंट, पहले है लेटर, और इसके बाद 2 टैब देकर फ्रीक्वेंसी। ओके, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, और अभी देख रहा हूँ ये कैसे दिखा रहा है। ये पहले ये हेडिंग आ गया और इसके नीचे ऐसा करके लेटर को दिखा दिया, और फ्रीक्वेंसी का नीचे हमको फ्रीक्वेंसी दिखाना होगा। तो पहले हम आई दिया और कॉमा देकर कोटेशन में 2 बैकस्लैश t और कॉमा देकर बोलना है कि s डॉट काउंट और इसके अंदर i। ओके, s डॉट काउंट i। तो लिस्ट का टाइम में हम ऐसा ही किया था, i कॉमा s डॉट काउंट i। हर लेटर के लिए वो काउंट कर देगा। तो अब अगर इसको दिखाऊं तो हर कैरेक्टर के लिए वो तो काउंट तो ज़रूर दिखाएगा, लेकिन दोबारा करके दिखाएगा। ओके, मतलब ये दिखा दिया, ये I2 और ये I2 दोबारा करके आ रहा है, लेकिन दोबारा तो नहीं दिखाना चाहिए, एक बार ही दिखाना चाहिए। ओके, तो हर I और हर लेटर कितने बार है ये तो एक बार ही आना चाहिए। तो हमने पहले जो किया था यहाँ पर वैसा ही करूँगा कि डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए हम एक और स्ट्रिंग ले लूँगा, दैट इज s2 इक्वल टू देकर एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, मतलब 2 कोटेशन बोल दिया यहाँ पर। ओके, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो अब काउंट करने का पहले हम चेक कर लूँगा क्या ये i इस s2 में है या नहीं। अगर s2 में नहीं है तभी हम काउंट करूँगा, अदरवाइज नॉट। ओके, मतलब इफ i नॉट इन s2 देन हम काउंट करूँगा, और इसके बाद वो जो i ये s2 में डाल दूँगा। ओके, मतलब इफ i नॉट इन s2 देन s2 इक्वल टू s2 प्लस s2 के साथ हमको ऐड कर देना है। तो हम लिखूंगा s2 इक्वल टू s2 प्लस i। ओके, तो अब s2 के साथ हमने ये ऐड कर दिया, तभी चलेगा। मतलब एक बार अगर कोई कैरेक्टर को हमने काउंट कर लिया तो वो s2 में ऐड हो जाएगा और दोबारा वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वही कैरेक्टर हम काउंट करूंगा जो s2 में नहीं है। ओके, तो अब अगर चलाऊं तो कोई डुप्लीकेट नहीं आएगा, ये सभी कैरेक्टर एक बार करके ही आएगा। ओके, एन एक बार ही आया है और स्पेस भी एक बार आया है, आई भी एक बार आया है। ओके, ऐसा करके आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं, ये स्पेस को नहीं दिखाना है हमको, सिर्फ लेटर को दिखाना है। तो ये स्पेस जो दिखा है, स्पेस 2 बार करके है, इसको भी रिमूव करना है। तो ये कैसे कर सकता हूँ? ओके, तो यहाँ पर हम और भी एक कंडीशन चेक कर सकता हूँ, दैट इज कि ये प्रिंट करने का पहले इफ i इज नॉट इक्वल टू स्पेस। ओके, इसके अंदर एक स्पेस दे देता हूँ और कोलन देकर इसको बोल दिया। ओके, अगर i स्पेस नहीं है तभी हम इसको दिखाऊंगा, अदरवाइज नॉट। ओके, तो पहले तो ये बाहर वाला इफ में हो जाएगा, और अगर ये स्पेस नहीं है तभी हम काउंट करूंगा और s2 में डालूंगा। ओके, तो और वो दिखाएगा भी। ओके, तो और ये दिखाएगा अगर स्पेस नहीं है तो। ओके,
तो अब अगर इसको चलाऊं तो ये कोई स्पेस नहीं दिखाई। ओके, तो ऐसा करके हम स्पेस को भी हटा सकता हूँ। ओके, एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो ये हो गया स्ट्रिंग का काउंट फंक्शन। और इसके बाद है एंड्स विथ। ओके, तो ये एंड्स विथ फंक्शन से हम चेक कर सकता हूँ कि कोई स्ट्रिंग पर्टिकुलर कुछ स्ट्रिंग से एंड होता है या नहीं। मतलब कोई स्ट्रिंग का लास्ट में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या नहीं, तो वो स्ट्रिंग हमको ये आर्गुमेंट में पास करना होगा। ओके, तो अगर स्ट्रिंग वही स्ट्रिंग से जो हम पास कर रहा हूँ ख़त्म हो रहा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, और यहाँ पर और भी एक स्पेशलिटी है। यहाँ पर जो आर्गुमेंट, ये हम एक आर्गुमेंट भेज सकता हूँ और एक से ज़्यादा भी आर्गुमेंट भेज सकता हूँ। तो अगर एक से ज़्यादा भेजना है तो भेजना है एक टपल का फॉर्म में। ओके, तो ये हम दिखा रहा हूँ ये कैसे होगा। ओके, दैट इज अभी हम जो यूज़ कर रहा हूँ ये फंक्शन है एंड्स विथ। ओके, और यहाँ पर आर्गुमेंट भेजना है एक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग भी भेज सकता हूँ, एक से ज़्यादा भी भेज सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम ये चेक करना चाहता हूँ ये जो पाइथन इज़ नाइस ये सी ई से ख़त्म हो रहा है या नहीं। ओके, और आई सी और नाइस से ख़त्म हो रहा है या नहीं, ऐसा कुछ चेक करना चाहता हूँ। तो हम ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रिंट एज डॉट एंड्स विथ एंड बोलना है सफिक्स, मतलब ये कौन स्ट्रिंग से ख़त्म हो रहा है। ओके, और ब्रैकेट में दूंगा कि स्ट्रिंग का नाम और ये कोटेशन में देना होगा। ओके, तो ये सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी कोटेशन यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने बोल दिया कि नाइस, तो ये स्ट्रिंग तो नाइस से ही ख़त्म हो रहा है, इसके लिए रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, ये ट्रू कर दिया। और अगर ऐसा बोला कि ये स्ट्रिंग एन आई से ख़त्म हो रहा है या नहीं, ये तो स्ट्रिंग एन आई से ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर रिटर्न होगा फॉल्स। ओके, रिटर्न फॉल्स। तो हम पूरा स्ट्रिंग भी बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाइथन इज नाइस पूरा स्ट्रिंग भी बोल सकता हूँ, तो अब ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। मतलब ये स्ट्रिंग तो पाइथन इज नाइस से ही ख़त्म हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर भी ट्रू ही होगा। ओके, यहाँ पर भी ट्रू। तो अभी तक तो हम एक ही स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, लेकिन एक से ज़्यादा भी स्ट्रिंग भेज सकता हूँ। ओके, तो इसके लिए हमको एक टपल भेजना पड़ेगा यहाँ पर। तो मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि एंड्स विथ के अंदर से पहले बोल दिया कि नाइस और कॉमा देकर और भी एक स्ट्रिंग बोल दिया से एन आई और कॉमा देकर से आई एस। तो एक और भी एक ब्रैकेट के अंदर देना होगा। ओके, ये जो तीन स्ट्रिंग हमने भेजा मतलब तीन आर्गुमेंट, तो ये अभी जो हो गया ये आर्गुमेंट हो गया ये फंक्शन का, लेकिन एंड्स विथ का जो आर्गुमेंट है ये यहाँ पर तीन आर्गुमेंट ही है, लेकिन अभी जो हमने दिया है ये इनवैलिड है, क्योंकि बाकी जो आर्गुमेंट है ये एक स्टार्ट है और एक एंड है, ये तो इंटीजर आर्गुमेंट है। ओके, तो ये कोई स्ट्रिंग आर्गुमेंट नहीं है। पहला आर्गुमेंट ही स्ट्रिंग आर्गुमेंट है और बाकी दो है इंटीजर आर्गुमेंट। तो यहाँ पर पहला आर्गुमेंट को अगर देखो अच्छी तरह से, ये बोल रहा है कि ये सफिक्स वाला आर्गुमेंट, ये str, ये जो पाइप है इसका मतलब और। ओके, और टपल। ओके, हम यहाँ पर टपल भी भेज सकता हूँ। ओके, तो अभी हमको ये टपल वाला को देखना है।
और अभी जो हमने दिया है इसका मतलब पाइथन कर लेगा कि ये जो स्टार्ट एंड एंड इसके लिए हमने ये दो आर्गुमेंट दिया, तो ऐसा देने से पाइथन अभी एरर देगा। ओके, अगर चला तो ये टाइप एरर दे दिया। ओके, बोल रहा है कि स्लाइस इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर और नन और हैव एन इंडेक्स मेथड। ओके, तो इसके लिए ये एरर दे रहा है, बोल रहा है कि ये इंटीजर होना है स्लाइसिंग मेथड, मतलब ये जो स्टार्ट एंड एंड इससे सब वो स्लाइसिंग करेगा। ओके, मतलब रेंज को देखेगा कि कौन सा रेंज में सर्च करना है, वो हम बाद में देख रहा हूँ। ये स्टार्ट एंड स्टॉप का काम। ओके, स्टार्ट और एंड और स्टॉप। ओके, तो हमको बोलना है कि ये जो पहला जो आर्गुमेंट दैट मीन्स ये साफिक्स वाला, इसमें टापल भेजना है, तो इसीलिए हमको इसको एक और भी एक ब्रैकेट के अंदर देना है। ओके, तो अब ठीक हो गया। अब ये तीन जो स्ट्रिंग हमने टापल का फॉर्म में भेजा है। ओके, तो ये हम अगर ऐसा करके कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ये पहले एक वेरिएबल के अंदर ये हम स्टोर कर ले सकता हूँ और ये टी को भेज सकता हूँ। ओके, तो ये करने से ये क्लियर हो जाएगा, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब पाइथन क्या करेगा, पाइथन चेक करेगा ये तीनों स्ट्रिंग में से किसी एक से अगर ये स्ट्रिंग खत्म हो रहा है तो पाइथन ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, पहला जिसको मिल जाएगा, तो पहला तो नाइस मिल जाएगा और ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और बाकी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी को लेकर ये कोई चेक नहीं करेगा। ओके, तो मतलब इसका रिटर्न वैल्यू अभी ट्रू होगा। ओके, ट्रू होगा। किसी भी एक अगर मिल गया तो अभी वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये नाइस कहीं पर भी हो सकता है, हाँ ये हम बाद में भी लिख सकता हूँ कि कॉमा देकर, ये एंड में भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पर भी ट्रू ही होगा। ओके, तो अगर यहाँ इसमें से किसी भी स्ट्रिंग मैच नहीं कर रहा है तो अब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब ये अगर सी ई कर दिया तो सी में अभी ये ख़त्म हो रहा है, और अगर से कर दिया कि के सी, तो के सी से तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और किसी में भी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो दिया है ये तीनों में से किसी भी मैच नहीं हो रहा है अभी, तो अब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अब हो गया फॉल्स। तो ऐसा करके हम पहला जो आर्गुमेंट इसमें टापल भी भेज सकता हूँ। ओके, तो अब बाकी जो दो पैरामीटर है दैट इज ये जो स्टार्ट एंड एंड, ये भी भेज सकता हूँ। तो इससे हम रेंज बता सकता हूँ कि कौन सा रेंज में ये चेक करना है। तो ये तो चेक करता है बाय डिफ़ॉल्ट एंड में। ओके, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकता हूँ कि हम एंड में इसको चेक नहीं करना है, हम ये चेक करना है कि 0 से लेकर 0 1 2। ओके, ये तीनों पहला तीनों कैरेक्टर में चेक करना है। ओके, तो अब क्या करूँगा, अब हम कॉमा देकर बोल दूंगा स्टार्ट एंड एंड। ओके, तो हम स्टार्ट बोल रहा हूँ कि 0 एंड कॉमा देकर 0 1 2 तक बोलूँगा, तो अब बोलना है कि 3। ये स्टॉप जो है ये एक्सक्लूसिव है। ओके, ये स्टॉप हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, तो इसीलिए हमको एक ज़्यादा बोलना पड़ेगा, दैट इज 0 से लेकर 2 तक जाना है, तो हम इसलिए बोला कि 3। तो अब ये पहला 3 कैरेक्टर में चेक करेगा, और ये तो ऐसे ही मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो फॉल्स ही कहेगा, तो अभी के लिए फॉल्स। और अगर हमने बोल दिया कि इसमें PYT, ओके, और ये अभी ट्रू दिखाएगा क्योंकि पहला 3 कैरेक्टर PYT, ओके, अभी ट्रू हो गया। तो ऐसा करके हम किसी भी जगह में ये चेकिंग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट में ही चेक करना है। तो इसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर कि हम किसी भी रेंज में ये चेक कर सकता हूँ। ओके, मतलब एंड स्विथ का ये मतलब नहीं है कि एंड में ही चेक करना है, हम बिगिनिंग में भी चेक कर सकता हूँ यूजिंग दिस रेंज ऑप्शन। ओके, तो अब ये एंड स्विथ कहाँ पर हम यूज़ कर सकता हूँ। ओके, ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिखाने के लिए बोल रहा हूँ
हम ये यूज़ कहाँ पर कर सकता हूँ? इसका जो एक्चुअल यूजेज हम अभी दिखा रहा हूँ एक प्रोग्राम से, तभी सभी को पता चलेगा कि इसका एक्चुअल यूज़ हम कहाँ पर कर सकता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखना होगा अभी कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक whether a string is automorphic or not. Okay, automorphic or not. Okay, ये नंबर होगा, ये नंबर इज ऑटोमॉर्फिक और नॉट। ये ऑटोमॉर्फिक नंबर किसको बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिक नंबर वही नंबर, सपोज एक n नंबर ले रहा हूँ और इसका वैल्यू कर दिया 25, तो अगर इसका स्क्वायर करूं 25 इंटू 25, तो तब क्या होगा? तो इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, दैट इज 25 स्क्वायर ऑफ दैट इज 25 इंटू 25, दैट इज 625। तो मतलब इसका एंड में आ रहा है 25, मतलब यही जो नंबर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर का एंड में अगर वही नंबर आ रहा है तो उस नंबर को बोलता हूँ ऑटोमॉर्फिक नंबर। मतलब ये 25 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। ओके, 625 नहीं, ये 25 ऑटोमॉर्फिक नंबर, इसका स्क्वायर यही नंबर से ख़त्म होता है। तो हमको यही चेक करना है कि ये जो स्क्वायर ये यही नंबर से ख़त्म हो रहा है या नहीं। तो यहीं पर हमको एंड स्विथ हम यूज़ कर सकता हूँ। तो एंड स्विथ से तो हम यही चेक करता हूँ कि एक स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से ख़त्म हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर भी हमको यही चेक करना है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर तो ये नंबर है, तो और ये जो फंक्शन है ये तो स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये तो नंबर के साथ काम नहीं कर सकता। तो हम ये यूज़ कैसे कर सकता हूँ? तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। किसी भी आइटम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये एक फीचर है इन पाइथन। ओके, इन पाइथन वी कैन कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पाइथन में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये एक पावरफुल फीचर है। तो इसलिए हम ये जो नंबर लिया है इसको भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो पहले इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। दैट इज एक वेरिएबल ले रहा हूँ, दैट इज स्क्वायर ऑफ से n, ओके, इक्वल्स टू n इंटू n। मतलब n का स्क्वायर करके हम स्क्वायर ऑफ n में डाल दिया, और ये दो वेरिएबल को हम स्ट्रिंग में अभी कन्वर्ट कर लूँगा। दैट इज strn कर लूँ, strn इक्वल टू, इसके लिए हम str फंक्शन यूज़ करूँगा। str एक फंक्शन है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो str ऑफ किसको करूँगा? n को, str ऑफ n। और सिमिलरली ये स्क्वायर ऑफ n को भी करना है। तो इसके लिए हम और भी एक वेरिएबल ले रहा हूँ, दैट इज str अंडर्स को देकर, दैट इज स्क्वायर ऑफ n, ओके, इक्वल टू str ऑफ स्क्वायर ऑफ n। ओके, तो अब ये दो वेरिएबल अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम ये एंड स्विथ फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम एक इफ कंडीशन से चेक कर दूंगा कि तो हम किससे ये कॉल करना है, कौन सा स्ट्रिंग से? ये स्क्वायर हमने जो स्ट्रिंग में रखा हुआ, मतलब ये str अंडरस्कोर sq ऑफ n। ओके, इसका एंड में हमको चेक करना है कि ये जो n है, मतलब ये जो हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो जहाँ पर रखा, दैट इज strn है या नहीं। ओके,
मतलब str(sq)(n) इसका लास्ट में str(n) है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए लिखना होगा इफ str_sq(n) डॉट ends with strn. Okay, okay, str(sq)(n) square of n dot ends with strn. Okay, तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकता हूँ कि प्रिंट इट इज ऑटोमॉर्फिक। ओके, और एल्स कोलन देकर इट इज नॉट ऑटोमॉर्फिक। ओके, और अगर इसको चलाऊं इट इज ऑटोमॉर्फिक। ओके, और अगर किसी दूसरा नंबर कर दिया, से 26 कर दिया, तो 26 का चेक करके देख लेता हूँ। 26 इंटू 26 इक्वल टू, ये 76 से एंड होता है, तो ये ऑटोमॉर्फिक नहीं है। अगर 26 कर दिया इट इज नॉट ऑटोमॉर्फिक। तो ऐसा करके इस टाइप का प्रोग्राम में हम ये एंड स्विच फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, ये जल्दी हो जाएगा। ये हम नंबर से भी कर सकता हूँ, ये बिना स्ट्रिंग फंक्शन से। तब ये थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो लेकिन ऐसे लिखने से ये 2 लाइन में हो गया। ओके, यही है स्ट्रिंग का कमाल, स्ट्रिंग फंक्शन का यही है पावर। हम ये बहुत ही जल्दी सभी कुछ कम लिखकर हम ये प्रोग्राम कर सकता हूँ। ओके, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एनी डाउट यहाँ पर? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन, इसका जो उल्टा फंक्शन, दैट इज स्टार्ट्स विथ। ओके, दैट इज इसका जो उल्टा, दैट इज स्टार्ट्स विथ। तो मतलब हम चेक कर सकता हूँ कि एक स्ट्रिंग का बिगिनिंग किसी दूसरा स्ट्रिंग से हो रहा है या नहीं। ओके, मतलब से प्रिंट एस डॉट स्टार्ट्स विथ, हम चेक कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग दूंगा उस स्ट्रिंग से ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है। ओके, मतलब से हमने बोल दिया कि पाई, तो ये चेक करेगा कि यह स्ट्रिंग का बिगिनिंग में पाई है या नहीं। तो पाई तो है यहाँ पर, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। और अगर किसी दूसरा बोल दूँ से KPY, तो KPY तो यहाँ पर नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स। तो यहाँ पर भी हम ये एंड स्विच के जैसा ही टपल भेज सकता हूँ और स्टार्ट एंड स्टॉप भी भेज सकता हूँ। ओके, दैट इज सेम ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज अ प्रेफिक्स बोल रहा है क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में है। और यहाँ पर भी टपल बोल सकता हूँ और स्टार्ट एंड एंड भी बोल सकता हूँ। ओके, तो मतलब हमने और भी एक टपल के अंदर एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बोल दिया, से फॉर एग्जांपल KPY और कॉमा देकर से PY और कॉमा देकर से ON, ठीक है, ONI कर दिया। तो ये मिडिल वाला जो PI, इसके साथ ये पहला PY मैच कर जाएगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। हमने यहाँ पर T बोल दिया, अब ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा क्योंकि मिडिल वाला PY इस स्ट्रिंग का बिगिनिंग में है। ओके, ये ट्रू हो गया। और अगर किसी भी सपोज मैच नहीं कर रहा, से यहाँ पर बोल दिया कि FPY, तो अब ये किसी भी स्ट्रिंग ये बिगिनिंग में मैच नहीं कर रहा है,
तो अब ये फॉल्स होगा, फॉल्स। और यहाँ पर भी हम रेंज बोल सकता हूँ, दैट इज स्टार्ट एंड स्टॉप। तो अगर ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये जो ऑन जो दो कैरेक्टर है, ये ऑन से ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं, ये बिगिनिंग में तो ऑन नहीं है, लेकिन 0 1 2 3 4 4 एंड 5 दोनों इंडेक्स में ये है। तो हम यहाँ पर से ऑन लिख दिया और हम कॉमा देकर बोल रहा हूँ कि 4 6, 4 से 5 तक है ये, 4 एंड 5, तो एक ज़्यादा बोलना पड़ेगा, दैट इज 4 6। ओके, तो ये 4 से 5 तक वो सर्च करेगा कि ऑन है या नहीं। ओके, तो ये मिल जाएगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, दैट इज ट्रू। तो यही है स्टार्ट्स विथ। और इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फाइंड, और इंडेक्स भी है। तो लिस्ट में जब देखा था कि लिस्ट में सिर्फ इंडेक्स था, लेकिन स्ट्रिंग में और भी एक फंक्शन है दैट इज फाइंड, ये इंडेक्स जैसा ही काम करता है। तो इंडेक्स क्या करता है, हमने लिस्ट में जो देखा था कि ये सर्च करता है एक स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पर भेजूंगा ये पैरामीटर में, वो स्ट्रिंग पहले कहाँ पर है, मतलब उसका पोजीशन, मतलब इंडेक्स, उस स्ट्रिंग का जो पहला पोजीशन, ओके, मतलब पहला ऑकरेंस का पोजीशन, वही रिटर्न करता है इंडेक्स। मतलब यहाँ पर से हम बोल रहा हूँ कि प्रिंट इज डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग बोलना पड़ेगा जिसका इंडेक्स हम देखना चाहता हूँ। सपोज हमने बोल दिया कि n, कोटेशन देकर n। अब वो सर्च करेगा कि यहाँ पर n कहाँ पर है, तो n तो यहाँ पर 2 बार है, तो वो हमेशा पहला n का ऑकरेंस सर्च करेगा, दूसरा नहीं, क्योंकि स्टार्ट, वो जो सर्चिंग वो जो स्टार्ट करता है वो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता है। ओके, और 0 से स्टार्ट करने से ये पहला n तो यही मिलेगा वो। ओके, तो ये पहला n का इंडेक्स ये रिटर्न करेगा, मतलब इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, तो अभी 5 रिटर्न करेगा। ओके, 5, तो जितना बार कॉल करूं ये 5 ही रिटर्न करेगा। ओके, अगर और भी एक बार कॉल कर दिया तो हर बारी 5 ही रिटर्न करेगा। तो लेकिन और भी इसका जो प्रॉपर्टी वो है कि अगर ये कैरेक्टर इसको नहीं मिला तो ये इंडेक्स एरर देगा। ओके, सॉरी, वैल्यू एरर देगा। ये जो इंडेक्स फंक्शन ये वैल्यू एरर देगा। मतलब अगर यहाँ पर से दे दिया कि v, तो ये v तो यहाँ पर नहीं है, तो अभी वो वैल्यू एरर देगा। ओके, दैट इज सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ओके, तो यही है इसका प्रॉब्लम कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो लेकिन अगर हमें फाइंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं होगा। तो फाइंड इंडेक्स जैसा ही काम करता है, सेम फंक्शन। ओके, तो लेकिन अगर ये v नहीं मिला तो वो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन -1 रिटर्न करेगा। ओके, यह अभी रिटर्न करेगा -1। तो अगर इस जो स्ट्रिंग ये उसका नहीं मिला तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये रिटर्न -1 ऑन फेल्यूर। ओके, ये जो लास्ट वाला, अगर इसको नहीं मिला ये स्ट्रिंग, वो -1 रिटर्न करेगा। अगर इसको चलाऊं अभी, ये -1 रिटर्न करेगा। तो हमने पिछले क्लास में जो लिस्ट वाला प्रोग्राम किया था कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग और आइटम, उस हमने तो लिस्ट लेकर किया था, लिस्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर है, तो इसके लिए हमने तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करके वो किया था। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं, तो ये हम ये -1 वैल्यू देकर हम ये कर सकता हूँ। ओके, तो मतलब सपोज हम n कितने बार है,
हम देखना चाहता हूँ, तो हम वाइल लूप लिखता हूँ, दैट इज वाइल ट्रू ही लिख दिया और कोलन देकर से यहाँ पर एक वेरिएबल p ले रहा हूँ, दैट इज p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू एस डॉट फाइंड, और हमने n को सर्च करूँगा, n कितने बार है, तो n कॉमा p। ओके, और हम अब चेक करूँगा इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब अगर पॉजिटिव है p का वैल्यू, मतलब ये n है यहाँ पर, p का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या कि n यहाँ पर है। तो अब हम p का वैल्यू दिखा दूंगा, दैट इज प्रिंट पोजीशन इज, ओके, पोजीशन इज कॉमा देकर p। ओके, और अगर पॉजिटिव नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग हम सर्च कर रहा हूँ ये यहाँ पर नहीं है, मतलब प्रिंट। और एल्स हम इसमें से ब्रेक कर सकते हैं, कोई मैसेज देने का ज़रूरत नहीं, एल्स ब्रेक। ओके, बस यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं, और p का वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, दैट इज p इक्वल टू p प्लस 1। तो जहाँ पर इसका लास्ट मिल रहा है, जो इंडेक्स में ये स्ट्रिंग लास्ट मिल रहा है, उस इंडेक्स को एक बढ़ा देना है, ओके, एक इंक्रीमेंट करके देना है, जहाँ से नेक्स्ट सर्चिंग स्टार्ट होगा। ओके, तो अब इसको दिखाना, अब ये दिखा दिया, पहला इसको डिलीट कर दिया, दैट इज पोजीशन इज 5 एंड 10। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम जस्ट p का वैल्यू को लेकर ये n का दो वैल्यू को फाइंड कर लिया। ओके, तो पहले तो हम लिस्ट में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करके ये किया था, अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एनी डाउट यहाँ पर? नो सर। ओके, तो अब एक फंक्शन है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज फॉर्मेट। तो फॉर्मेट से हम किसी स्ट्रिंग का मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग का हम जो डिस्प्ले ये अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मतलब अगर टैबुलर फॉर्मेट में अगर हम किसी मल्टीपल स्ट्रिंग का वैल्यू मॉनिटर में दिखाना चाहता हूँ, तो टैबुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए ये फॉर्मेट फंक्शन अच्छा है। ओके, तो हम ये बाद में डिस्कस करूँगा, तो ये सभी मतलब डिक्शनरी हो जाने के बाद ये फंक्शन हम डिटेल्स में देखूँगा, तभी अच्छा होगा। तो अभी के लिए इसके अलावा बाकी जो फंक्शंस है इसको देख लेता हूँ, ये हम लास्ट में डिस्कस करूँगा, ये फॉर्मेट फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, तो ये इंडेक्स एंड फाइंड को तो देख लिया, ये दोनों एक ही फंक्शन है। तो इसका दोनों का डिफरेंस क्या है कि फाइंड फंक्शन को अगर ये स्ट्रिंग नहीं मिला तो वो -1 रिटर्न कर रहा है, और इंडेक्स फंक्शन का अगर स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है वो एक्सेप्शन रेज करता है। ओके, वैल्यू एरर, यही दोनों का डिफरेंस, बाकी सब कुछ एक ही है। तो फाइंड फंक्शन ही बेहतर है क्योंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट फंक्शन है इज एल नाम, मतलब अल्फा न्यूमेरिक। ओके, एल नाम का मतलब अल्फा न्यूमेरिक। तो इसका मतलब क्या कि अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ आइदर अल्फ़ाबेट और नंबर है, ओके, इसके इस दोनों में से किसी एक होने से ही चलेगा, आइदर अल्फ़ाबेट और नंबर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और इसके अलावा आइदर और कुछ है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर के अलावा अगर और कुछ है तो तब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मतलब सपोज ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर अल्फ़ाबेट तो है लेकिन इसके अलावा स्पेस भी है, ये स्पेस तो अल्फ़ाबेट भी नहीं नंबर भी नहीं, तो अब अगर एल नाम चेक करूँ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा।
मतलब अगर प्रिंट कर रहा हूँ एस डॉट इज एल नाम, ओके, तो अब ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट एंड नंबर इसके अलावा और भी कुछ है, मतलब स्पेस है। तो अब इसको अगर दिखाऊं, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अगर ये स्पेस को हटा दिया तो अब सिर्फ अल्फ़ाबेट होगा, अब ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ओके। अल्फ़ाबेट और नंबर इस दोनों में से किसी एक होने से ही चलेगा, ओके, अब ये ट्रू हो गया। और नंबर भी रख सकता हूँ इस दोनों में, ओके, 2 3, ओके, 1 2 ऐसा बोल दिया तभी चलेगा, तभी ट्रू ही होगा। और सिर्फ नंबर भी हो सकता है, ओके, 1 2 3, तभी ट्रू ही होगा, ओके। तो ये होगा इज एल नाम, ओके। और इसका नेक्स्ट जो फंक्शन दैट इज अल्फा, तो ये थोड़ा सा और भी रेस्ट्रिक्टेड, इसका पहले जो था दैट इज अगर इस स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। मतलब सर्चिंग थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, सिर्फ अगर अल्फ़ाबेट है स्ट्रिंग के अंदर तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अल्फ़ाबेट के अलावा अगर और भी कुछ है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ओके। मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट ही होना है, स्ट्रिंग में जो होना है सिर्फ अल्फ़ाबेट होना है, और कुछ रहने से नहीं चलेगा। मतलब से ए बी सी 1 कर दिया, और अगर चेक कर रहा हूँ कि एस डॉट इज अल्फ़ा, तो यहाँ पर तो सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं है, नंबर भी है, तो अब ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। अल्फ़ाबेट के अलावा भी और भी कुछ है, ओके, ये फॉल्स हो गया। मतलब सभी कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ओके, सीधी सी बात है। अब ये 1 को हटा दिया, अब ये ट्रू हो जाएगा, ओके, अभी ट्रू, तो ये हो गया इज अल्फ़ा। और नेक्स्ट फंक्शन दैट इज डेसिमल, तो इसका मतलब क्या कि हम अगर कोटेशन के अंदर ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नंबर लिख रहा हूँ जो डेसिमल फॉर्मेट में है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। फॉर एग्जांपल से अगर इस कोटेशन में हमने 1 2 3 कर दिया, तो अब ये तो डेसिमल नंबर है, मतलब डेसिमल में ये नंबर वैलिड है, ओके, तब ये अब ट्रू रिटर्न होगा। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या कि पाइथन में हम डेसिमल के अलावा भी और भी नंबर सिस्टम में नंबर स्टोर कर सकता हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल हमसे एक्स के अंदर अगर दूसरा कोई नंबर सिस्टम, मतलब बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसमें भी नंबर स्टोर कर सकता हूँ। अगर बाइनरी में करना चाहता हूँ तो हमको बोलना पड़ेगा 0b से 1010, ओके। तो ये हो रहा है बाइनरी में, 1010 मतलब 10 का बाइनरी है 1010। तो अगर इसका वैल्यू को दिखाऊं प्रिंट x, तो वो इस बाइनरी का डेसिमल को दिखाएगा। तो वो जब दिखाता है मॉनिटर में हमेशा डेसिमल दिखाता है, कभी बाइनरी नहीं दिखाता है। मतलब इस बाइनरी का डेसिमल है 10, तो वो 10 दिखाएगा, ओके, ये 10 दिखा रहा है। और सिमिलरली अगर ऑक्टल में वैल्यू स्टोर करना है तो हमको बोलना है कि 0o, और ऑक्टल में अगर हमने 12 दे दिया तो वो क्या दिखाएगा, 12 का डेसिमल दिखाएगा, ओके। तो 12 का डेसिमल क्या होगा, तो अगर 12 अगर ऑक्टल में है तो इसका अगर डेसिमल करूं, ओके, तो ये क्या दिखा रहा है, ओके, 12 है ऑक्टल में। तो इसको डेसिमल करने के लिए हम ये 2 के साथ इंटू करूँगा 8 टू द पावर 0, ओके, से 8 टू द पावर 0, और प्लस करना है 1 इंटू
8 टू द पावर 1। ओके, तो मतलब ये तो ज़ीरो, ये पहला जो है 2 इंटू 8 टू द पावर 0 मतलब 2 ही होगा, हो गया 2, और ये होगा 8। ओके 8 मतलब 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। तो 12 का डेसिमल होगा 10। ओके, तो अब इसको अगर दिखाऊं तो ये अभी भी 10 ही दिखाएगा, दैट इज 10। तो ये हो गया ऑक्टल। और अगर हेक्साडेसिमल में वैल्यू रखना है तो हमको करना है कि 0x, और अगर a बोल दिया तो ये भी 10 दिखाएगा, b को करता हूँ 0xb, तो इसका मतलब है 11। ओके, b का डेसिमल है 11, अब वो 11 दिखाएगा, दैट इज 11। तो ऐसा करके हम ये बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में नंबर स्टोर कर सकता हूँ। और सिमिलरली अगर हमने ये स्ट्रिंग के अंदर से बोल दिया कि 0xa, ओके, ये छोटा बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अगर एस के साथ चेक कर रहा हूँ एस डॉट इज डेसिमल, तो अब वो क्या करेगा, अब वो दिखाएगा फॉल्स, क्योंकि हमने कोटेशन के अंदर डेसिमल में वैल्यू नहीं लिखा है, हमने हेक्साडेसिमल में लिखा है, इसके लिए वो दिखाएगा फॉल्स। ओके, फॉल्स। और अगर बाइनरी में भी रखूँ तो अभी फॉल्स दिखाएगा, 0b1010, तभी वो फॉल्स दिखाएगा क्योंकि ये बाइनरी में है। ओके, और ऑक्टल में भी ऐसा ही होगा। तो लेकिन अगर नॉर्मल वैल्यू कर दूँ से 5 6 7, अब ये वैल्यू डेसिमल में ही है, तो इसलिए वो दिखाएगा ट्रू। अब ये ट्रू हो गया। तो यही है इस डेसिमल का काम। स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर हमने लिखा है वो कौन सा नंबर फॉर्मेट में है वही चेक कराएगा। ओके, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो अगर डेसिमल में है नंबर वो ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉर अदर नंबर सिस्टम वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके ओके, अब जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज डिजिट। ओके, तो इस डिजिट का मतलब अगर सभी ये स्ट्रिंग के अंदर जितना कैरेक्टर है सभी अगर डिजिट है तो तब वो रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, इज डिजिट। तो अभी तो सभी नंबर ही है, मतलब डिजिट ही है, तो ये ट्रू ही दिखाएगा। ओके, ट्रू। और अगर इसमें से किसी भी कुछ और कर दिया, मतलब एक कैरेक्टर कर दिया, तो सभी कैरेक्टर तो डिजिट नहीं है, तो अब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, फॉल्स। तो यही है इस डिजिट का काम। ओके, और इसके बाद है इज आइडेंटिफायर। तो इस आइडेंटिफायर का मतलब आइडेंटिफायर बनाने का जो रूल, तो हमने जो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा है वो एक वैलिड आइडेंटिफायर बन सकता है या नहीं, यही हम चेक कर रहा हूँ। मतलब अगर एस डॉट इज आइडेंटिफायर बोला हूँ तो वो चेक करेगा हमने ये जो लिखा है ये क्या आइडेंटिफायर बन सकता है। नहीं, ये कोई आइडेंटिफायर नहीं बन सकता है, क्योंकि हमने ये डिजिट से स्टार्ट किया है। हम तो जानता हूँ कि किसी भी आइडेंटिफायर होने के लिए किसी भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, मतलब ये कोई आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है, मतलब ये अभी फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो लेकिन अगर इसके पहले हमने से कोई अल्फ़ाबेट बोल दिया तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आइडेंटिफायर तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो ही सकता है, अब ये ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करके हम चेक कर सकता हूँ कि इस स्ट्रिंग आइडेंटिफायर हो सकता है या नहीं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज लोअर। ओके, मतलब हम चेक कर रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग में जितना अल्फ़ाबेट है सभी लोअर केस में है या नहीं। ओके, अल्फ़ाबेट को चेक करेगा वो, अगर अल्फ़ाबेट के अलावा और भी कुछ है वो उसको इग्नोर करेगा। मतलब एस डॉट इज लोअर,
मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर तो अल्फ़ाबेट नंबर सभी है, लेकिन वो किसको चेक करेगा? सिर्फ अल्फ़ाबेट को चेक करेगा, नंबर को चेक नहीं करेगा। ओके, तो ए एंड बी दो अल्फ़ाबेट, ये दोनों अल्फ़ाबेट को चेक करेगा और देखेगा कि सभी अल्फ़ाबेट लोअर केस में है या नहीं। हाँ, सभी अल्फ़ाबेट यहाँ पर लोअर केस में है, इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, ट्रू। तो अगर ये बी को हमने कैपिटल कर दिया तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि सभी अल्फ़ाबेट लोअर केस में नहीं है। ओके, अब ये हो गया फॉल्स। तो ये है इज लोअर, सिर्फ अल्फ़ाबेट को चेक करेगा, बाकी कैरेक्टर को इग्नोर करेगा। ओके, तो अब इसका उल्टा ही है, दैट इज अपर। इसको भी कर सकता हूँ, दैट इज डॉट इज अपर। तो यहाँ पर भी अगर सभी कैरेक्टर अपर केस में है, मतलब सभी अल्फ़ाबेट, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट अपर केस में नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पर ए तो स्मॉल लेटर में है, तब ये फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, और अगर ए कैपिटल कर दूँ तो इसका आउटपुट हो जाएगा ट्रू। ओके, ट्रू। तो ये होगा इज अपर एंड लोअर। और इसके बाद इज न्यूमेरिक। तो ये जो पहले जो देखा था इज डिजिट, यही सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, हम कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। ये डिजिट ही हमको हमारा लिए अच्छा है, दैट इज़ याद करने के लिए अच्छा है इज न्यूमेरिक से। ओके, तो इसका काम एक ही है, दैट इज एज डॉट इज न्यूमेरिक। मतलब अगर सभी कैरेक्टर नंबर है और डिजिट है तो अभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर तो सभी कैरेक्टर नंबर नहीं है, तो इसीलिए रिजल्ट होगा फॉल्स। ओके, और अगर सभी को नंबर कर दूँ 1 2, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। ओके, और इसके बाद है इज स्पेस। तो ये स्पेस का मतलब क्या, कि वो बोल रहा है कि रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर वाइट स्पेसेस। ओके, ये वाइट स्पेस का मतलब क्या? वाइट स्पेस का मतलब अभी देखता हूँ कि दैट इज वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस किसको बोलते हैं? यहाँ पर पहले है बैकस्लैश एन, इसके बाद बैकस्लैश टी, और उसके बाद बैकस्लैश आर, बैकस्लैश एफ एंड स्पेस। ये जो 5 कैरेक्टर, यही 5 कैरेक्टर को बोलता है वाइट स्पेस। ओके, सभी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में यही 5 कैरेक्टर को बोलता है वाइट स्पेस। तो बैकस्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, यह है न्यू लाइन, और बैकस्लैश टी का मतलब है टैब, और बैकस्लैश आर का मतलब है कैरेज रिटर्न। ओके, कैरेज रिटर्न, और बैकस्लैश एफ का मतलब है फॉर्म फीड, और ये तो स्पेस है। तो ये एफ एंड आर का काम हम बाद में देख रहा हूँ। तो अगर ये 5 कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर है, और सभी कैरेक्टर भी हो सकता है, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, इस स्पेस जो फंक्शन ये रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर ये 5 के अलावा और भी कुछ है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब अगर एस के अंदर एक स्पेस है तो ये स्पेस के साथ मैच कर रहा है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ओके, तो मतलब प्रिंट से एस डॉट इज स्पेस, तो एस के अंदर स्पेस है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और अगर ये स्पेस के साथ कुछ और भी कैरेक्टर भी है, मतलब 1 2 और ABCD, तभी ये
रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, सिर्फ ये 5 कैरेक्टर में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, और अब रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर ये 5 कैरेक्टर में से सभी को कर देता हूँ, स्पेस कर दिया, \n \t \r \f, ओके, सभी को एक साथ कर दिया, तभी ये अभी रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, ट्रू। तो यही है इस स्पेस का फंक्शनलिटी। ये चेक कर रहा है ये वाइट स्पेस है या नहीं। ओके, ओके, तो ये हमको यूज़ करना है सम सिचुएशन में, जब हमको देखना है कि किसी सपोज एस मतलब स्ट्रिंग के अंदर यूज़र एंटर दिया है और टैब दिया है। ओके, ऐसा कुछ दिया है या नहीं, ऐसा चेक करने के लिए ये हमको चेक करना पड़ता है। ओके, ओके, और इसके बाद है इज टाइटल। तो इस टाइटल का मतलब है कि हम चेक कर रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग टाइटल केस में है या नहीं। तो टाइटल केस किसको बोलता हूँ, मतलब एक स्ट्रिंग में सपोज यहाँ पर से पाइथन इज नाइस। ओके, तो हर वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल है तो इसको बोलता है टाइटल केस। मतलब ये जो पहला पी ये कैपिटल, और इज का जो आई एंड एन का जो एन, ओके, नाइस का एन, ये तीनों लेटर अगर कैपिटल है, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल है तो इसको बोलता हूँ टाइटल केस। तो अब हम यही चेक करूँगा क्या प्रिंट से दैट इज एस डॉट इज टाइटल, मतलब ये स्ट्रिंग टाइटल केस में है या नहीं, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है या नहीं। तो अभी तो सभी मतलब पहला लेटर कैपिटल ही है, तो अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, इसका आई कैपिटल नहीं है, इसके लिए फॉल्स। ओके, तो अगर एक ही वर्ड है तो उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तब ये टाइटल कैसी हुआ है, अभी ट्रू ही होगा। ओके, ट्रू। ओके, तो यह है इज टाइटल। और इसके बाद है इज अपर, तो हमने पहले ही देख चुका हूँ। और इसके बाद है ज्वाइन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, ज्वाइन फंक्शन, तो इससे हम क्या कर सकता हूँ, किसी इटरेबल के अंदर जो जो आइटम है इसको हम एक साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, joins the elements of an iterable to the end of the string। तो ये कैसे काम करता है, तो सपोज ये जो s ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो इटरेबल है। ओके, तो हम क्या कर सकता हूँ, ये जो हर लेटर, ये हर लेटर के अंदर में बीच में एक अलग सा कैरेक्टर दे सकता हूँ यहाँ पर। ओके, मतलब हम जो करना चाहता हूँ, हमारा जो आउटपुट होगा दैट इज p-y-t-h-o-n। ओके, ऐसा करना चाहता हूँ, हर दो कैरेक्टर के बीच में एक हाइफन देना चाहता हूँ, यही ये ज्वाइन फंक्शन कर देगा। तो वो कैसे करेगा, तो हम ऐसा लिखूंगा कि एक स्ट्रिंग ले लूंगा दैट इज कोटेशन। कोटेशन का मतलब ये एक स्ट्रिंग है। ओके, पहले तो ज्वाइन को कॉल करना होगा, तो ज्वाइन को कॉल करने के लिए हमको एक स्ट्रिंग चाहिए। तो ये दो कोटेशन का मतलब ही एक स्ट्रिंग है, तो दो कोटेशन लेकर हमने डॉट दे दिया। ओके, तभी हमारा स्ट्रिंग फंक्शन आ जाएगा। और यहाँ से हम ले लूँगा ज्वाइन, और ब्रैकेट में इटरेबल पास करना है, तो स्ट्रिंग तो इटरेबल ही है, तो हमने एस बोल दिया। तो अब वो क्या करेगा, ये ज्वाइन फंक्शन, हमने ये कोटेशन के अंदर जो बोला है, जो कैरेक्टर,
वही कैरेक्टर हर दो कैरेक्टर के बीच में लगा देगा। लेकिन अभी तो हमने कुछ नहीं बोला है, तो अभी वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, अभी कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये ज्वाइन फंक्शन ये नया स्ट्रिंग बनाएगा, बना के वो रिटर्न कर देगा। ओके, दैट इज इसका जो रिटर्न टाइप वो है स्ट्रिंग। ओके, तो अब हम इसको स्टोर करना है, दैट इज वो जो रिटर्न कर रहा है। तो हम ये s2 के अंदर स्टोर कर दिया। s2 इक्वल टू दो कोटेशन, इसके अंदर कुछ नहीं है, डॉट जॉइन ब्रैकेट में s। और अगर प्रिंट करके s2 को दिखाऊं तब यह दिखाएगा जैसा है अभी वैसा ही दिखाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नो चेंज। तो अब अगर चेंज करना है तो ये दो कोटेशन के अंदर हम कुछ वैल्यू बोल दूंगा। ओके, 3 हाइफन बोल दिया, तो अब हर दो कैरेक्टर के बीच में 3 हाइफन वो लगा देगा, ऐसा करके। ओके ओके, अब अगर इसको चेक करूं तो ये ऐसा हो गया, हर दो कैरेक्टर के बीच में ये हमने जो कैरेक्टर बोला ये तीनों हाइफन लगा दिया। ओके, तो हम कुछ भी कैरेक्टर बोल सकता हूँ। सपोज हमने कुछ डॉलर बोल दिया, यहाँ पर $3 बोल दिया, तो यही लगा देगा $3। हर दो कैरेक्टर के बीच में $3 कर दिया। तो ऐसा करके हम कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, डॉट दे दिया कुछ, तो इतना डॉट लगा देगा हर दो कैरेक्टर के बीच में। ओके, तो हम किसी भी इटरेबल लेकर ये काम कर सकता हूँ। मतलब से हम एस के अंदर एक लिस्ट बोल दिया, लेकिन कंडीशन एक है यहाँ पर कि लिस्ट के अंदर जो होना है वो कैरेक्टर ही होना है, मतलब स्ट्रिंग होना है, नंबर होने से नहीं चलेगा। मतलब अगर हमने ऐसा बोल दिया कि 10, 20, 30, 40, क्या ये होगा? इमीडिएटली पाइथन एरर देगा। अगर ऐसा लिख दिया तो पाइथन इमीडिएटली एरर देगा कि बोलेगा ये लिस्ट के अंदर नंबर है। ओके, अब ये चल रहा हूँ, इमीडिएटली एरर दे दिया, दैट इज टाइप एरर। सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड str बोल रहा है। ओके, एक्सपेक्टेड str इंस्टेंस। सीक्वेंस आइटम 0 का मतलब ये जो पहला आइटम इसका बात कर रहा है वो। ओके, इंट फाउंड। ओके, पहला आइटम में वो रुक गया। तो अगर ये आइटम सेकंड में होता तो सपोज इसका हम स्ट्रिंग कर दिया, सेट भी कर दिया, और ये 20 है सेकंड आइटम, तो अभी बोलेगा कि सीक्वेंस आइटम 1, अगर इसको चला बोलता है कि सीक्वेंस आइटम 1 एक्सपेक्टेड str इंस्टेंस इंट फाउंड। अब ये 20 का बात कर रहा है। ओके, यहाँ पर आकर इसका प्रॉब्लम मिल गया और यहीं पे वो रुक जाएगा। जहाँ पर प्रॉब्लम मिल जाएगा पहला, वहीं पे वो रुक जाएगा और वो बोल रहा है कि इंट फाउंड। मतलब इटरेबल के अंदर जो होना है वो स्ट्रिंग होना है। ओके, स्ट्रिंग के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। ओके, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक कोटेशन के अंदर अगर रख दूँ ये सभी को, तब ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये पहला आइटम को भी अगर 10 को भी हमने कोटेशन के अंदर डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये स्ट्रिंग बन गया, तब हमारा काम हो जाएगा। ये 10, 20, 30, 40 अभी ये स्ट्रिंग हो गया और वो ज्वाइन कर दी। ओके, और सिमिलरली हम डिक्शनरी भी बोल सकता हूँ। से हमने बोल दिया कि डिक्शनरी, और यहाँ पर भी सपोज ऐसा बोल दिया कि 10:5, 60:3, 90:6। ओके, तो डिक्शनरी तो इटरेबल है, तो हम भी बोल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या ये चलेगा? हमने जैसा बोला है, क्या ये काम करेगा? अभी वो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथन जो करेगा डिक्शनरी में से सिर्फ की को लेगा, वैल्यू को नहीं। लेकिन यहाँ पर की सभी नंबर है,
तो हमने जो बोला है कि ज्वाइन करने के लिए जो इटरेबल होगा उसमें नंबर नहीं होना है। ओके, मतलब यहाँ पर वैल्यू नंबर हो सकता है, लेकिन वो तो लेगा की को नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर नंबर है, तो इसका मतलब अभी इमीडिएटली वो एरर देगा। अगर इसको चलाओ, सेम एरर दे दिया, टाइप एरर, सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड str इन फाउंड। ओके, सेम एरर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 10 को हम ये स्ट्रिंग कर दिया फिर से, 60 को भी और 90 को भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पहला जैसे ही काम करेगा, हमारा काम हो गया। 10, 60 एंड 90 सिर्फ की को लेगा यहाँ पर। ओके, वैल्यू को नहीं, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एनी डाउट? Any confusion? ओके, अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज एल स्ट्रिप। ओके, तो स्ट्रिप जो फंक्शन है, ये एल स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप है और सब स्ट्रिप है। ओके, तीन फंक्शन है। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग का किसी भी साइड से, ओके, आइदर लेफ्ट और राइट और दोनों साइड से भी वाइट स्पेस को रिमूव करता है। ओके, मतलब सपोज यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, इसका लेफ्ट साइड में कुछ स्पेस कर दिया और राइट साइड में कुछ स्पेस कर दिया। ओके, तो स्पेस और वाइट स्पेस हो सकता है, मतलब बैकस्लैश एन, बैकस्लैश आर हमने जो देखा पहले, इसमें किसी भी एक हो सकता है और सभी कुछ हो सकता है। तो अगर हमें ये स्पेस नहीं चाहिए तो तब हम ये स्ट्रिप वाला फंक्शन यूज कर सकता हूँ, दैट इज स्ट्रिप। ओके, ये तीन फंक्शन है, दैट इज एल्स डॉट स्ट्रिप, एल्स डॉट एल स्ट्रिप और एल्स डॉट आर स्ट्रिप। ओके, तो पहला जो स्ट्रिप, ये स्ट्रिंग का दो साइड से ही व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। अगर इसके ऊपर कर्सर रखो, रिटर्न ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस रिमूव्ड। ओके, लीडिंग एंड ट्रेलिंग मतलब दो साइड में से करेगा, बीच में नहीं करेगा। बीच में अगर कोई स्पेस है तो उसको रिमूव नहीं करेगा। ओके, सिर्फ साइड में से होगा, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। ओके, और इसको रिमूव करके जो नया स्ट्रिंग होगा इसको रिटर्न करेगा। ओके, और एल स्ट्रिप क्या करेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड से व्हाइट स्पेस को रिमूव करेगा और आर स्ट्रिप सिर्फ राइट साइड से व्हाइट स्पेस को रिमूव करेगा। ओके, तो अब देखता हूँ ये पहला स्ट्रिप फंक्शन। तो अब सपोज ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रिंट दिस, कोटेशन में दिया, दिस प्लस एस प्लस से इज नाइस। ओके, और इसको हटा दिया, सिर्फ नाइस। तो अब क्या देखाएगा वो, दिस पाइथन नाइस। ओके, ये बीच में ये स्पेस रहेगा। ओके, दिस स्पेस पाइथन स्पेस नाइस। अगर इसको दिखाऊं, दैट इज दिस एंड पाइथन, इसके बीच में स्पेस आ गया, और पाइथन एंड नाइस, इस दोनों का बीच में स्पेस आ गया। तो ये स्पेस किस लिए आ रहा है, ये हमारा ये जो पाइथन का दो साइड में दो स्पेस कर दिया हमने, इसलिए स्पेस आ रहा है। तो लेकिन अगर हमें ये स्पेस नहीं चाहिए तब हम वो स्ट्रिप फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो सपोज हम दोनों साइड में से स्पेस नहीं चाहिए तो हम एस डॉट स्ट्रिप कर सकता हूँ। ओके, तब ये दोनों साइड से स्पेस हट जाएगा। तो अब इसको चलाओ, कोई स्पेस अब नहीं है, दिस पाइथन नाइस। ओके,
तो यही है स्ट्रिप का काम। तो अगर हम सिर्फ लेफ्ट साइड से स्पेस को हटाना चाहता हूँ, राइट साइड में हम स्पेस को रखना चाहता हूँ, तो हम बोल दूंगा कि एल स्ट्रिप। ओके, तो वो लेफ्ट साइड से स्पेस को हटा देगा। और इसको चलाता हूँ, सिर्फ लेफ्ट साइड से हटा दिया, राइट साइड में ये स्पेस को नहीं हटाया। और इसका उल्टा होगा, अगर हम 8 स्ट्रिप कर दिया तो राइट साइड का स्पेस वो हटा देगा, लेफ्ट साइड का स्पेस रख देगा। ओके, ये राइट साइड का स्पेस हटा दिया, लेफ्ट साइड का स्पेस वो रख दिया। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो राइट साइड में अगर बैकस्लैश एन है उसको भी हटा देगा। ओके, अगर यहाँ पर हमने बैकस्लैश एन बोल दिया और अगर हमने स्ट्रिप नहीं बोला तो कब क्या होगा, दिस प्लस एस प्लस नाइस। तो अब क्या होगा, ये बैकस्लैश एन का मतलब है दिस का नीचे ये पाइथन चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, और उसका नीचे नाइस चला जाएगा। अगर इसको चला दिस पाइथन नाइस, ओके, नया लाइन पे चला गया बैकस्लैश एन के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहता हूँ, हम चाहता हूँ ये सब सेम लाइन पर रहेगा। तब हमको करना है एस डॉट स्ट्रिप। अब ये दोनों साइड से ये बैकस्लैश एन को हटा देगा। ओके, अब ये सेम लाइन पे होगा। हम जितना चाहे बैकस्लैश एन को बोल सकता हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सभी को हटा देगा। ओके, सभी बैकस्लैश को हटा देगा। तो बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एफ, बैकस्लैश टी जितना हमने देखा है पहले, सभी को बोल सकता हूँ। ये तीनों बैकस्लैश टी कर दिया यहाँ पर। ओके, ये भी वाइट स्पेस है। तो अगर हमने स्ट्रिप नहीं किया तो क्या होगा कि दिस एंड पाइथन, इसके बीच में 3 टैब आ जाएगा। ओके, ये टैब आ गया। ओके, 3 टैब आ गए। और अगर टैब हमको नहीं चाहिए तो हम स्ट्रिप कर दूंगा, एस डॉट स्ट्रिप, और ये टैब हट गया और सभी साथ साथ हो गया। ओके, तो अब ये स्ट्रिप तो बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेस रिमूव करता है। तो अब हम यहाँ पर हमारा कैरेक्टर भी बोल सकता हूँ। ओके, मतलब अगर हम चाहूँ तो हमारा खुद का कैरेक्टर यहाँ पर बोल सकता हूँ, ब्रैकेट में वो भी ऑप्शन है। ओके, हम कैरेक्टर पास कर सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब सपोज या प्रिंट के या पाइथन के पहले कुछ डॉटेड है, डॉट्स है, तो ऐसा करके हम यहाँ पर डॉटेड है कुछ, तो हम ये डॉट भी हटा सकता हूँ। अगर हमने सिर्फ एस बोल दिया तो वो तो ये डॉट रह जाएगा, ये डॉट है अभी। तो हम अगर ये डॉट को हटाना है तब तो सिर्फ स्ट्रिप बोलने से नहीं चलेगा। अगर स्ट्रिप बोल दिया तब ये डॉट को नहीं हटाएगा, क्योंकि ये तो स्पेस नहीं है। ओके, ये कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमको ये डॉट हटाना है तो हम कोटेशन के अंदर बोल दूंगा डॉट। ओके, तो अब वो डॉट को हटा देगा, दो साइड से ही डॉट हटा देगा। ओके, डॉट हटा दिया। तो ऐसा करके हम जो चाहे कैरेक्टर बोल सकता हूँ। ओके, तो यही है स्ट्रिप फंक्शन का काम। ओके, एनी डाउट यहाँ पर? नो सर। ओके, और इसके बाद है रिप्लेस। तो रिप्लेस भी अच्छा फंक्शन है। तो हम किसी भी स्ट्रिंग को हम किसी दूसरा स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है से दिस इज पाइथन, और हम ऐसा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना ईज है सबको वाज करना चाहता हूँ। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम ये रिप्लेस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। एस डॉट रिप्लेस, यहाँ पर 2 पैरामीटर है, दैट इज ओल्ड एंड न्यू।
दैट इज यहाँ पर दो पैरामीटर ओल्ड एंड न्यू, और हम काउंट भी बोल सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पैरामीटर भी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, जितना जो स्ट्रिंग बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो जितने बार है उतने बार वो रिप्लेस कर देगा। मतलब हम कोटेशन में बोल दिया इज और कॉमा से बोल दिया वाज, मतलब यहाँ पर जितने बार ये इज है सभी को वाज से रिप्लेस कर देगा। ओके, इसको चला, दिस वाज पाइथन हो गया। और अगर हमको एक वाज एक इज चाहिए, मतलब पहला इज ही चाहिए, ओके, मतलब एक इज चाहिए, तो पहला वाला इज ही होगा। तो अब हम कॉमा देकर बोल सकता हूँ वन। ओके, एक इज को वाज करना है, तो अभी वो पहला इज को वाज कर देगा, दूसरा इज को छोड़ देगा। ओके, तो ऐसा करके हम काउंट बोल सकता हूँ। तो लेफ्ट साइड से वो काउंट होगा, लेफ्ट साइड से वो काउंट करते करते चलेगा। ओके, मतलब लेफ्ट साइड में जो वर्ड है उसी को वन मान के ऐसा करके चलेगा, और सेकंड वाला टू, ऐसा करके वो चलेगा। तो पहला इज को वाज कर दिया और सेकंड इज को छोड़ दिया। और अगर यहाँ पर और भी एक इज है, तो हमने अगर दो बोल दिया तो पहला दो इसको वाज कर देगा और तीसरा को छोड़ देगा। ओके, पहला दो वाज को कर दिया, इसको वाज कर दिया और तीसरा इसको छोड़ दिया। ओके, तो अब ये रिप्लेस कहाँ पर हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक डेट है, तो ऐसा करके 12/03/2023 ऐसा करके एक डेट है। तो हम यहाँ स्लैश को हाइफन करना चाहता हूँ, तब हम इसको यूज़ कर सकता हूँ। दैट इज़ हम स्लैश को कर दूंगा हाइफन, और यहाँ पर सभी को करना है, एक काउंट को हटा दिया तो मतलब सभी स्लैश हो जाएगा यहाँ पर हाइफन। ओके, तो इसी सिचुएशन में हम ये यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज रिप्लेस। ओके, तो यही है रिप्लेस फंक्शन। ओके, तो अब तक किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट? तो सर ओके,